सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो में आप कंप्लीटली बने रहें। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है और कैसे ये आप पेपर में लिख पाएंगे इजी लैंग्वेज में। ओके, सो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का क्या मतलब है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने को बता रहा है कि जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में वर्क करें ताकि वो जो भी उनका गोल है उसे अचीव कर सकें। और गोल कैसे अचीव कर सकें? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये क्या होते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब ये क्या, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? देखिए, मैनेजमेंट में हमारे 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ब्रीफ बताते हैं, मतलब ब्रीफ में बताते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आती है मैनेजमेंट की। ओके, तो आइए रीड करते हैं इनको। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस such as planning, organizing, staffing, directing and controlling, and all managers perform these functions to achieve goals। देखो, इसमें हमें पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इंटरलेटेड फंक्शंस होते हैं, यानी प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी ये एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, अगर इसमें बीच में एक भी फंक्शन नहीं होगा तो कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं माना जाएगा। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एक पूरी प्रोसेस है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, यानी इंटरलेटेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग के बाद फिर डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। ठीक है, और तभी कोई भी बताना चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव कर पाएगा इन फंक्शन को फॉलो करते हुए। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस आइए रीड करते हैं। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। इट एम्स एट द एंड रिजल्ट। देखो, मैनेजमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इफेक्टिव परफॉर्मेंस होना क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट में इफेक्टिव परफॉर्मेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और किसी प्रकार का आप कोई भी टास्क कर रहे हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, अगर वो टाइम पे नहीं करेंगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो भी टास्क है वो एकदम बताना चाहूँगा आपका ऑन द टाइम हो। ठीक है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट में। और इसका मेन फोकस क्या रहता है कि एट द एंड रिजल्ट। ठीक है, एम इसका यही है कि एट द एंड रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, कि टाइम पे अपने परफॉर्मेंस दी, राइट टास्क किया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। मेन फोकस करता है एंड रिजल्ट पे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है? टास्क तो करेक्टली करना है बट मिनिमम कॉस्ट पे, यानी तुम्हारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज ना हो। ठीक है, और तुम्हारा टास्क भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है मैनेजमेंट में, इफेक्टिव परफॉर्मेंस भी और एफिशिएंसी भी। तभी आप बताना चाहूँगा अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल आसानी से अचीव कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है 2 या 3 नंबर में। तो आइए इसे रीड कर लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग क्या होती है इफेक्टिवनेस की, मैंने आपको ऊपर ही बताया। इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम। आप बता सकते हैं इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी गोल्स को आप अचीव कर रहे हैं पर ऑन टाइम। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस में आप नोट कर सकते हैं कि बीच में इफेक्टिवनेस की स्पेलिंग में टी भी आ रहा है, और ठीक है, और इसमें हमें बताया भी जा रहा है टाइम पे, तो इससे आप नोट कर सकते हैं टी फॉर टाइम, याद कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप पेपर में भूलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों नेम आपके सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे टाइम की बात हो रही थी, तो आप इससे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। यानी आपका टास्क तो कंप्लीट होगा ही करेक्टली, मतलब प्रॉपर तरीके से टास्क तो कंप्लीट होगा बट मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आप वही सेम बताना चाहूँगा, अपना यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक कि यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है और एफिशिएंसी में सी बीच में आ रहा है। ठीक है, स्पेलिंग में, तो सी यानी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है। तो आई होप आपको ये पेपर में तो आप भूलेंगे नहीं कि आपका कहाँ पे टाइम की बात हो रही है, कहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है। ओके,
नेक्स्ट ये फोकस किस चीज़ पे करता है इफेक्टिवनेस? इट फोकसेस एट द एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि फोकस किस चीज़ पे रहता है इसका? एंड रिजल्ट पे, कि रिजल्ट क्या निकल के आया, जो हमने अपना टास्क कंप्लीट किया है उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? इट फोकसेस एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज। मतलब हमने बताना चाहूँगा मैक्सिमम आउटपुट निकालने की बात हो रही है, मतलब जितना ज़्यादा बताना चाहूँगा मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है टास्क के उतना ज़्यादा होगा, पर मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है। सो आई होप आपको एक काफ़ी ईजी तरीके से मैंने समझाया है एंड कोशिश की है कि आपको समझ में आ पाए। ओके, सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो मैनेजमेंट अगर हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके, इसलिए हो रहा है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, बिजनेस और नॉन बिजनेस। यानी देखो मैनेजमेंट हर तरफ है, ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। चाहे वो कहीं की भी बात की जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे स्कूल की बात करें हम चाहे हॉस्पिटल की, हर तरफ मैनेजमेंट चलता है, ठीक है, हर तरफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट कभी भी बंद नहीं होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक गोल अचीव करती है तो अपने नेक्स्ट गोल के लिए मूव ऑन हो जाती है। यानी मैनेजमेंट अगर एक जगह बंद होगा तो दोबारा जैसी गोल आएगा फिर से मैनेजमेंट चालू रहेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट चलता रहेगा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। देन अगला है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू रियलाइज देयर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। अब ये क्या होता है? देखो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन परफॉर्म कर सकता है मैनेजमेंट को, नहीं। हर व्यक्ति अपना बताना चाहूंगा अपना एफर्ट डालता है गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जिससे कि गोल टाइमली अचीव हो पाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों तरीके से अचीव हो पाए गोल, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि एक मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, अगला है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये इसका मतलब क्या होता है, आइए रीड करते से। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विथ मल्टी डायमेंशंस। इट्स थ्री मेन डायमेंशंस आर, सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। ये बात सही है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट तभी करती हो जब कोई वो वर्क कर रही हो, ठीक है, चाहे वो सेल्स का वर्क कर रही हो, चाहे वो कुछ प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चर कर रही हो, यानी कोई ना कोई बताना चाहूंगा आपके ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही हो किसी तरह का वर्क, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब इसमें एग्जांपल हम याद कर सकते हैं जैसे कि स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, ठीक है, एंड हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट वगैरह, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, ये भी तो एक टाइप का वर्क है। अब हॉस्पिटल ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, ये भी एक टाइप का वर्क है, ठीक है। और कोई भी फर्म आपका बताना चाहूंगा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपकी गुड प्रोड्यूस कर रही है तो ये भी एक टाइप का वर्क है। यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क हम इससे नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके एग्जांपल्स होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट तभी करेगी जब वो कोई वर्क परफॉर्म कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये क्या होता है ये बता देता हूँ। Human resources or people are the most important asset of an organization. Management involves getting work done through people and achieving organizational objectives through them. देखो ह्यूमन रिसोर्सेज जो पीपल होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उन्हीं की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव कर सकती है। उनसे बताना चाहूँगा वर्क डन करवा के, ठीक है, कि मतलब मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे पीपल कोई वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। अब बिना कोई अगर वहाँ पे कोई भी पीपल वर्क नहीं करेगा तो मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कंबाइंस मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज पीपल टू प्रोड्यूस द गुड्स। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन। यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड हु इज टू इट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी काम क्या करना है और कौन कर रहा है इसे, ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। यानी मैनेजमेंट, पहली बात तो कोई अगर जैसे स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड कौन डन कर रहा है वहाँ पे, टीचर्स डन कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल वही आ गया ना, कौन टीचर वगैरह आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज आ गई, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑपरेशन कंबाइन है दोनों का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इस पे मेन चीज़ फोकस क्या रहेगा कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ताकि वो अपना गोल ज़्यादा अचीव कर पाए। जैसे प्रॉफिट वगैरह की बात होगी, इसमें ग्रोथ वगैरह की बात होगी, जो हम आगे पढ़ते हैं अभी। सबसे पहला है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। ठीक है, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँगा अचीव कर रहा है, अगर वो सर्वाइव कर पा रहा है, इतनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी करके। ठीक है, एबल है मतलब ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने के लिए, इतना बताना चाहूँ रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, ताकि उसके जितने भी खर्चे हैं वो सब कवर हो रहे हो। ठीक है, और वो इतना एबल है कि अर्न कर पाए सर्वाइव करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल अगर हो रहा है मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। सबको ही पता है कि अगर कोई बिजनेस है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है, अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा तो उस बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। विदाउट बिजनेस नो बिजनेस कैन सर्वाइव। और देखिए, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो अपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा तो उसके जो कॉस्ट होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर वो उनको कवर नहीं कर पाएगा तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इंटरकनेक्ट कर सकते हैं आप, सर्वाइवल प्रॉफिट दोनों एक ही बात हो रही है। मतलब सर्वाइव करना यानी प्रॉफिट उतना जनरेट करना जिससे वो सर्वाइव कर पाए। प्रॉफिट मींस ब्लड है वो तो किसी बिजनेस का, वो तो होगा ही नहीं, तो फिर कोई भी बिजनेस इनके मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स हाउ वेल इट इज एबल टू एक्सप्लॉइट इट्स पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। यानी वो कितना ज़्यादा अपने आप को मतलब डेवलप कर रहा है बिजनेस। ठीक है, कितनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, कितनी ज़्यादा अर्निंग हो रही है बिजनेस की, जिससे दिन पे दिन अपना जो भी है उसका बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा हो। ठीक है, इससे पता चलता है, जिससे मतलब उसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, कितना ज़्यादा वो अर्न कर रहा है, ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो इतना अर्न नहीं कर पा रहा है, अपना प्रॉफिट इतना जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। तो तीन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, ग्रोथ में हम ये भी देख सकते हैं, जैसे ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। मतलब अगर सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी उसके प्रोडक्ट सेल्स हो रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हायरिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एंड या फिर मार्केट शेयर उनके इंक्रीज हो रहे हैं, यानी उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट उनके डे टू डे बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके। ठीक है, एक्सेट्रा। इससे पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या होता है ये पढ़ते हैं। रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव विच आर डिजायर टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। मेन फोकस देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये रहता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी सोशल ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड से हमें प्रोडक्शन करना है जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी प्रोडक्शन को मतलब इंक्रीज तो करना ही है, पर इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी देनी है, ताकि जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बताना चाहूँगा जनरेट हो सके। ठीक है, जिससे कि जो अदर बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी एक तरह की मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। अब ये नहीं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट भी अच्छे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम उनका प्राइस भी इंक्रीज कर दें जिससे कोई परचेज ही नहीं कर पाए। हमें एक फेयर प्राइस रखना रहेगा जिससे कि हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर। यानी हमें बिजनेस है वो लॉफुल मैनर में करवाना है। अब ये नहीं कि किसी प्रकार की स्मगलिंग वगैरह करनी है। ठीक है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी आपका जो भी अनलॉफुल तरीके से जो भी बिजनेस हो रहे हो वो हमें मतलब अनलॉफुल जो हमारे बताना चाहूँगा कानून में नहीं है उस तरह के कोई बिजनेस करना, ये सारे बताना चाहूँगा नहीं करने हैं हमें। ठीक है, हमें लॉफुल मैनर में कोई भी बिजनेस अचीव करना है जिससे कि हम अपना सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाएँ और जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो भी अचीव हो पाए। नेक्स्ट है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई diverse needs. As employees are one of the most valuable resources for an organization, satisfaction of their objectives is very important. कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पीपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो पार्ट बन रहा है, ठीक है, अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, बैकग्राउंड भी अलग रहता है, एक्सपीरियंस भी अलग रहता है और उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग रहता है। ठीक है,
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तभी जॉइन करता है क्योंकि उसकी कुछ नीड्स रहती हैं, ठीक है? जिससे वो सैटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है? तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी उसके सैटिस्फाई हों ऑर्गेनाइजेशन में रहते-रहते, ठीक है? तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ और पर्क्स, यानी उसको सुविधाएँ भी मिल रही हैं, ठीक है? सैलरीज़ भी उतनी दे पा रहे हैं हम, ठीक है? मतलब इतनी उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं, जैसे डे टू डे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड करवाना है, ठीक है? सैटिस्फैक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाना है, ठीक है? जिससे वो सैटिस्फाई रहे और उसको ऐसा ना लगे कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जहाँ पे उसे कम सैलरी मिल रही है, ऐसा उसे फ़ील ना हो, ठीक है? नेक्स्ट है सोशल नीड लाइक पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जैसे उसे सेल्फ रिस्पेक्ट देना, ठीक है? या फिर रिस्पेक्ट फॉर कलीग, यानी उसे कलीग में भी रिस्पेक्ट मिलना, ठीक है? तो ये कहेंगे सोशल नीड भी मिलना उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिससे वो अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी अचीव कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट है हायर लेवल नीड्स सच एज़ पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हो जिससे वो अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर पाए, अपना डेवलपमेंट भी कर पाए, ठीक है? गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एम्प्लॉयी को अगर हायर किया है तो उसे कंटिन्यूअसली वर्क करवाते रह रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं, कोई ब्रेक नहीं देना, ठीक है? उसे प्रॉपर्ली ब्रेक देना, ठीक है? यानी गुड एंड हेल्थी कंडीशन में उससे वर्क करवाना, ठीक है? जिससे उसे किसी तरह की कोई भी परेशानी वगैरह ना हो, ठीक है? एंड उसके भी जो भी उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी वो अचीव कर सके। ओके, सो गाइज़ मैंने अभी आपको इस वीडियो में इतने सारे टॉपिक कवर करवाए हैं, ठीक है? एंड आई होप आपको ये क्लियर होंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिलूँगा, देन आपको मैं कुछ और टॉपिक रह रहे हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट करवाऊँगा। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए, इसके नोट्स बनाइए एंड आई होप आपको जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ये काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज में बताए हैं, ठीक है? अगर आप इनको रीड कर लेंगे पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इन टॉपिक से रिलेटेड, ओके? सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।